नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा दोस्तों कि इस कक्षा के माध्यम से अपन साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न वे प्रश्न हैं जो गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के ये कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, धुएं में वस्तु हिलती हुई क्यों दिखाई देती है? चार ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण हमें धुएं में वस्तु हिलती हुई दिखाई देती है। दूसरा क्वेश्चन है वायरस जनित रोग है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा ऑप्शन है कुष्ठ रोग, तीसरा ऑप्शन है प्लेग, चौथा ऑप्शन है पोलियो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। पोलियो वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है सोनोग्राफी कब की जाती है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है वर्क की पतरी को महीन करना हो, दूसरा ऑप्शन है वैसे युक्त ऊतकों को नष्ट करना हो, तीसरा ऑप्शन है अंतरंग अंगों के चित्र लेना हो, चौथा ऑप्शन है पेशियों के कंपन को मापना हो। तो सोनोग्राफी कब की जाती है? जब अंतरंग अंगों के चित्र लेना हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार का क्या गुण होना चाहिए? पहला है उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, दूसरा है न्यून प्रतिरोध होना चाहिए, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको पता है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है ये किसके बराबर होता है? तो परमाणु संख्या ए के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है तथा न्यूट्रॉन की संख्या को एन से डिनोट किया जाता है। ए को बोला जाता है परमाणु संख्या अथवा परमाणु भार, जबकि जेड को बोला जाता है प्रोटॉन की संख्या अथवा परमाणु क्रमांक, और एन होता है न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सोयाबीन में काफी मात्रा में होता है। तो सोयाबीन में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो आपको पता है प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोटीन्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, फोटो खींचने की फिल्म पर किस धातु के लवण का लेप चढ़ा रहता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है सीसा। तो जो फोटोग्राफी प्लेट होती है इस पर सिल्वर यानी कि चांदी धातु के लवण का लेप चढ़ा रहता है, जो कि क्या होता है? AgNO3, जिसे बोलते हैं अपन सिल्वर नाइट्रेट। इसका लेप चढ़ा रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गन मेटल में तांबे के अतिरिक्त और कौन सी धातुएं होती हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टिन और निकल, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम निकल, तीसरा ऑप्शन है टिन और जिंक, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और जिंक। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिन और जिंक। गन मेटल तीन धातुओं के मिश्रण से बनती है दोस्तों। पहली धातु रहती है कॉपर, दूसरी धातु रहती है टिन, तीसरी धातु रहती है जिंक। इन तीनों के मिश्रण से जो मिश्र धातु बनती है उसे ही गन मेटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है सीसा जस्ता, दूसरा ऑप्शन है तांबा सीसा, तीसरा ऑप्शन है तांबा जस्ता, चौथा ऑप्शन है सीसा ओटीन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा ओटीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रासायनिक रूप से जंग होती है। तो जंग का सूत्र क्या है दोस्तों? फेरिक ऑक्साइड इसे कहते हैं, जिसे आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डेप्सन, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है हर्ट्ज, चौथा ऑप्शन है डेसिबल। तो ओजोन की सांद्रता को नापने के लिए जो इकाई प्रयोग में ली जाती है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेप्सन। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, दो या अधिक परमाणु जुड़कर बनाते हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अणु, दूसरा ऑप्शन है लवण, तीसरा ऑप्शन है यौगिक, चौथा ऑप्शन है तत्व। तो दो या अधिक परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किया। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा ऑप्शन है स्पेंसर, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है फिशर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। तो समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसे सेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, दाब का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है केल्विन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है पास्कल, चौथा ऑप्शन है वाट। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा दाब का अन्य मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है अपने पास F बटा ए यहाँ पर क्षेत्रफल होता है तथा F बल होता है। जबकि केल्विन ताप का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, FM प्रसारण की आवृत्ति प्रास है। ते भी एग्जाम में रिपीट होता है ये प्रश्न। तो पहला ऑप्शन है 57 से 106 मेगाहर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 88 से 108 किलोहर्ट्ज, चौथा ऑप्शन है 128 से 158 मेगाहर्ट्ज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो एफएम प्रसारण की आवृत्ति प्रास है वो 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत सोना होता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको पता है जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि 24 में से 18 जो भाग होगा ये कितना परसेंट हो जाएगा? तो आप निकाल सकते हो। तो 18 बटा 24 गुणा 100, तो कितना निकल कर आ जाएगा? 75% निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 75%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है। जो डीसी जनरेटर होता है उसकी आर्मेचर में जो विद्युत उत्पन्न होती है वो कौन से प्रकार की होती हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है डीसी, दूसरा ऑप्शन है एसी, तीसरा ऑप्शन है डीसी जनरेटर में आर्मेचर नहीं होता है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसी। जो अल्टरनेट करंट होता है ये यहाँ पर उत्पन्न होता है। आपने पढ़ा होगा डीसी और एसी के बारे में, थोड़ी सी मैं आपको व्याख्या बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर करता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि रेक्टिफायर क्या है? तो एसी को डीसी में चेंज करता है। दूसरा पॉइंट है डीसी। तो डीसी किन में पाई जाती है? जो विद्युत सेल होते हैं, विद्युत बैटरियां होती हैं, इनमें पाई जाती हैं। डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट, जिसे अपन दृष्ट धारा कहते हैं, जबकि एसी को अपन बोलते हैं अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। अपने घरों में किसका प्रयोग होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग होता है, यानी कि एसी करंट अपने घरों में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एटीपी, दूसरा ऑप्शन है सूरज की रोशनी, तीसरा ऑप्शन है डीएनए, चौथा ऑप्शन है आरएनए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन अथवा मेथेन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? आपने नाम सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम का दूध किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, रासायनिक रूप से जल होता है। पहला ऑप्शन है एक पेरोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है एक ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है एक हाइड्रोक्साइड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो काफी अच्छा प्रश्न है, इसमें काफी बच्चे गलती कर देते हैं इस प्रश्न को हल करने में। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो जल होता है ये एक ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक ऑक्साइड होता है। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ये आपको अच्छे से पता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, एपिस इंडिका है। तो एपिस इंडिका क्या है? पहला ऑप्शन है रेशम का कीट, दूसरा ऑप्शन है लाख का कीट, तीसरा ऑप्शन है मधुमक्खी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एपिस इंडिका मधुमक्खी की एक प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मधुमक्खी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, किसको प्राकृतिक खाद का कारखाना कहते हैं? पहला ऑप्शन है भैंस को, दूसरा ऑप्शन है केचुआ को, तीसरा ऑप्शन है चूहा को, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ को। केचुआ को प्राकृतिक खाद का कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्न में से एक धातु नहीं है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फेरस, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है जिंक, चौथा ऑप्शन है नियोन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नियोन। नियोन अक्रिय गैस है तथा अधातु वर्ग में आती है, जबकि फेरस, कॉपर, जिंक ये तीनों धातुएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, एक मनुष्य में 44 प्लस एक्स 0 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये हैं। तो यहाँ पर ये 0 है दोस्तों, यानी कि 44 और एक 45, 45 गुणसूत्र है तथा 46वां यहाँ पर एब्सेंट है। इस कंडीशन में ये क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता होगा, टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, जो स्त्री होती हैं वो बांझ हो जाती हैं, जो एक गुणसूत्र है वो कम हो जाता है, यानी कि इसमें टोटल 45 ही गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, मोती को किससे प्राप्त किया जाता है? जो मोती होते हैं ये किससे प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन है खाद्यान्नों से, दूसरा ऑप्शन है ऑर्थोपोडा जंतु से, तीसरा ऑप्शन है सिंकोना वृक्ष, चौथा ऑप्शन है मोलस्का जंतु से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोलस्का जंतु से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, मनुष्य नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर वस्तु है, वास्तु नहीं है। मनुष्य के नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा, दूसरा ऑप्शन है आभासी तथा उल्टा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक तथा सीधा, चौथा ऑप्शन है आभासी तथा सीधा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। मनुष्य के नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो आप बताओगे उत्तल लेंस पाया जाता है, और उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक तथा उल्टा होता है। जबकि वहीं बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। जबकि धावन का सोडा क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। इसे बोलते हैं अपन धावन सोडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, मार्बल का रासायनिक रूप है। तो मार्बल या इसे संगमरमर भी कहा जाता है, इसका रासायनिक रूप क्या होता है? तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। जो CaCO3 है इसे ही मार्बल अथवा संगमरमर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, शुष्क हिम कहलाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज को घुमाया है एग्जामिनर ने। शुष्क हिम का मतलब हो गया शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठोस CO2। जो ठोस CO2 होती है यही शुष्क बर्फ अथवा शुष्क हिम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32, निकटदर्शी दोष में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। निकटदर्शी दोष को एक और नाम से जाना जाता है मायोपिया।
तो ये नाम भी ध्यान में रखिएगा, इसका भी प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न ऐसे आया था कि मायोपिया क्या है, तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष का ही अन्य नाम है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना के आगे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेटिना के आगे। इस दोष से युक्त व्यक्ति को कौन से प्रकार का चश्मा लगाना चाहिए, तो आपको पता होगा दोस्तों, अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जबकि वहीं बात करें दूरदृष्टि दोष में, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा उसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, मनुष्य नेत्र का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, तो आपको पता होगा जो कोर्निया है इसे ही डोनेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, तेजाबी वर्षा का कारण है। तेजाबी वर्षा का मतलब हो गया अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा घुमा के पूछी है। तो अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है वो NO2 तथा SO2 गैसें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक धातुएं। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक धातु कौन सी होती हैं, आयरन होती हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा Fe। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH होगा, तो ये अम्लीय होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 0.2। 7 के नीचे जो pH होती हैं वो अम्लीय होती हैं तथा 7 के ऊपर क्षारीय होती हैं तथा 7 पर उदासीन होती हैं। तो HCl के जलीय विलयन का जो pH होगा वो अम्लीय होगा और अम्लीय यहाँ पर एक ही है, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, DOTS प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी। ये प्रश्न एक और तरीके से पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि DOTS की फुल फॉर्म क्या है। तो DOTS की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टीबी अथवा जिसे तपेदिक अथवा क्षय रोग कहा जाता है, जो कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, कौन सा एक रोग आनुवांशिक रोग है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा हो जाएगा, एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनीमिया। आज की इस कक्षा का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HGS, जिसे बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा थी। आशा करता हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। सभी प्रश्न गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।